स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 की दोपहर, जब टूरिस्ट कश्मीर के पहलगाम में वहां का बैसारन एरिया है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहां थे, तब आतंकियों ने एक खौफनाक मंजर को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने घूमने आए हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाकर एक नरसंहार मैसेकर को अंजाम दिया। यह हमला इतना भयानक था कि पिछले 20 सालों में सिविलियंस पर सबसे खूनी हमले के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, आतंकवादियों ने ना तो इंसानियत देखी, ना ही मासूमियत, सिर्फ बर्बरता का नाच कराया। और अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं कि बस अब और नहीं, भारत वोंट टॉलरेट। लेकिन साथ ही कुछ जरूरी सवाल भी हैं दोस्तों। रिसेंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ था, हम उसकी रिटेलिएशन के लिए रेडी क्यों नहीं थे? दूसरा, वहां पे 8 IB के ऑफिसर्स रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे थे, जिनमें से 1 इज शॉट डेड एंड 7 आर क्रिटिकली इंजर्ड। ये इंफॉर्मेशन आखिर लीक कहां से हुआ? थर्ड, रिसेंटली पास्ट में अगर आप 1-1.5 साल ईयर्स के अटैक्स को देखो, दे वर मूविंग टुवर्ड्स जम्मू रीजन, बिकॉज 2006 के ऑपरेशन सर्प विनाश के बाद हमने वहां अटैक कम देखे। सो हमने वहां उस एरिया में सिक्योरिटी को डिक्रीज किया, और अब जब अटैक्स देखकर वी वर फोकस्ड देयर, तो इट्स द वैली अगेन। लास्ट ईयर अराउंड सेम टाइम हमने पहलगाम में अटैक देखा था, जब हमें पता था कि इस साल मोर देन 2000 टूरिस्ट आर कमिंग। व्हाई वर वी नॉट रेडी? देखिए, 370 की एब्रोगेशन के बाद जब गवर्नमेंट के सामने डिलेमा था कि एक तरफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक्सेसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की, तो हमने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को ईज आउट करा। बट आज इट सीम्स दैट वो एक गलत डिसीजन था। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम में जो भी हुआ उसका रीजन क्या था, यह कैसे हुआ, इस हमले का मकसद क्या था, कैसे सुरक्षा व्यवस्था फेल हुई, दुनिया के बाकी देश इस वक्त क्या स्टैंड ले रहे हैं, हमारे साथ कौन है और हमारे खिलाफ कौन है, कैसे ये पाकिस्तान का हाथ है, TRF, लश्कर ए तैयबा, ISI, कैसे उनकी मिलीभुगत है ये। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस इवेंट की बात करें तो दरअसल पहलगाम के बैसारन वैली में, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है एक, वहां 4 से ज्यादा बंदूकधारी आतंकवादियों ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। वहां उस वक्त लगभग 500 से अधिक पर्यटक मौजूद थे, और आतंकवादियों ने निश्चित तौर पर एक हिंदू पर्यटक दल को टारगेट किया और इतने नजदीक से गोलियां चलाई कि भागने तक का मौका ही नहीं दिया। अगर आप उस ग्राउंड को देखो, जो पूरे का पूरा एक ग्रीन लश ग्राउंड है, उसका एक गेट था, एग्जैक्टली ये वैसी ही दरिंदगी थी जैसे ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग केस में करी थी। इस निर्दयी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान जा चुकी है, 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में मोस्टली मेल टूरिस्ट शामिल थे, यानी जानबूझकर हिंदू पुरुषों को टारगेट करके उनके परिवार को अनाथ बनाया गया। मारे गए लोग देश के कोने कोने से थे, खुद कश्मीर के लोग भी मरने वालों में शामिल हैं। ये वो कश्मीरी थे जो वहां पे अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे, यानी ये आतंकवादी जिन्हें अपना बताते हैं उन्हें भी नहीं बख्शा गया। कर्नाटक के मंजुनाथ राव शिवमोगा से अपनी पत्नी पल्लवी और 17 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए थे, अपने बेटे के एक बोर्ड एग्जाम्स में 97% आने की खुशी मनाने के लिए। आतंकवादियों की गोली मंजुनाथ के सिर में लगी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी के सामने उनके पति की हत्या कर दी गई। कर्नाटक के सांसद BY राघवेंद्र ने बताया कि टेररिस्ट ने पहले पक्का किया कि वो हिंदू हैं और फिर गोली मारी, यानी निशाने पर ओनली हिंदू थे। ओडिशा के प्रशांत सतपति अपनी पत्नी और 11 साल के बच्चे के साथ बैसारन में जिपलाइन कर रहे थे। जब गोलियां चलनी शुरू हुई, उनकी पत्नी ने देखा कि प्रशांत को सर पर गोली लगी और वो वहीं नीचे गिर गए, और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र से दिलीप दिसाले और अतुल मोने नाम के 2 दोस्त अपने परिवार के साथ वहां मौजूद थे। महाराष्ट्र के CM ने इस बात की पुष्टि की कि इस हमले में दोनों की जान चली गई। दोस्तों, इसे सुनकर पूरा देश सदमे में है और क्रोध में भी है। नई नवेली दुल्हन का सुहाग छिन गया, बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया, मां के हाथ से बेटे का कंधा छूट गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे और कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे। सवाल दूसरा, कैसे हुआ यह अटैक? दोस्तों, अगर आप इसको गौर से देखो तो यह पहले से सोची समझी साजिश लगती, क्योंकि आतंकवादियों ने पहले आसपास की भीड़ और पर्यटक को घेर लिया और उनमें से हिंदू लोगों की पहचान करने लगे। आई विटनेस ने बताया कि टेररिस्ट फैसला कर रहे थे कि किसे मारना है। वो एक एक पुरुष पर्यटक से सवाल पूछने लगे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। जो मुस्लिम था उसे छोड़ दिया गया और जो हिंदू निकला उसे तुरंत गोली मार दी गई। यहां तक तो एक ऐसी भी दरिंदगी का सीन सामने आया जहां पे उन्होंने एक पर्यटक को अपने कपड़े उतारने के लिए बोला और कपड़े उतार के चेक किया गया कि वो हिंदू है या मुसलमान, लेकिन वो हिंदू था और उसे मार दिया गया।
एक सर्वाइवर 26 साल की लड़की असावरी अपने पिता और अंकल के साथ टेंट में थी। उसने बताया कि अचानक आतंकवादी चीख कर बोले, चौधरी तू बाहर आ जा, और उसके पिताजी को बाहर खींच लाए। बाहर निकलते ही आतंकियों ने पूछा कि क्या वो हिंदू हैं। जिन लोगों पर डाउट हो रहा था उसे आतंकवादियों ने जबरदस्ती एक इस्लामी कलमा सुनाने को कहा, शायद कलमा शहादत जो हर मुसलमान को आता है। अब असवरी के पिताजी एक हिंदू आदमी थे, उन्हें यह आयत याद नहीं थी। बस आतंकियों ने उनके सर पर बंदूक तानकर 3 गोलियां चला दी, एक सर पर, एक कान के पीछे और तीसरी पीठ में लगी। असवरी के चाचा ने चीख मारी तो उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया, 20 मिनट तक नहीं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि 20 मिनट तक कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां नहीं पहुंच पाया। सोचिए 20 मिनट तक वो आतंकवादी बेबस पर्यटकों को मारते रहे। एक अन्य महिला सर्वाइवर पल्लवी जो कि मंजुनाथ राव की पत्नी है, उन्होंने भी इस खूनी मंजर को बयान किया। उन्होंने देखा कि 3-4 आतंकवादी बंधकों पर गोली चला रहे। मंजुनाथ जी को सर में गोली मारी और उनकी आंखों के सामने वो गिर गए। पल्लवी ने रोना शुरू किया और आतंकियों से कहा कि मेरे पति को मार दिया तो अब मुझे भी मार दो। अब एक आतंकवादी ने ठंडे लहजे में हंसकर कहा कि नहीं, तुझे जिंदा छोड़ेंगे, जा मोदी को जाके बोल देना। ये अल्फाज सुन के ऐसा लगता है जैसे आतंकवादी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि देखा, हमने तुम्हारे लोगों को मारा, अब तुम क्या कर लोगे। उन कमजर्फ दरिंदों ने महिला को सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि दिल्ली तक ये खबर पहुंचा सके। ये कितनी नीच हरकत थी। खुद पीएम मोदी को चुटकी लेकर कहना चाहते हैं, ले मार दिया गया तुम्हारे लोगों को और तुम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आतंकवादियों की बारबारिटी यही नहीं रुकी। उन्होंने कुछ लोगों से उनका नाम और आईडी कार्ड मांगकर धर्म का पता किया। एक वीडियो में महिला चिल्ला चिल्लाकर कहती सुनाई देती है कि उन्होंने मेरे पति से नाम पूछा, कहा कि तुम मुस्लिम नहीं हो, फिर गोली मार दी। सोचिए कैसे दरिंदे हैं ये लोग, सिर्फ नाम देखकर मौत का फैसला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने हद पार करते हुए कुछ मर्दों को जबरदस्ती नीचे गिराकर उनकी पैंट्स तक उतरवा दी ताकि यह देख सकें कि कहीं कोई मुस्लिम जो सुन्नत करवाता है वो तो नहीं है। मतलब इतना नीचा सतर कि वेरिफिकेशन की इंसानियत भी शर्म से गिर जाए। और जब कंफर्म हो गया कि इन बेचारों का पाप सिर्फ इतना है कि ये हिंदू हैं, तो बिना देर किए सीधा सर में गोली उतार दी, एक के बाद एक। महिलाओं और बच्चों को जानबूझकर स्पेयर किया गया ताकि वो मैसेज दिल्ली तक पहुंचा सके या वो लोग अपनी मर्दानगी दिखा सके कि हम सिर्फ लड़कों को मारते हैं। हद है यार। इस पूरे मामले की सबसे घिनौनी बात यह है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। यहां तक कि कश्मीर के अपने लोग भी कह रहे हैं कि यह जानबूझकर हिंदू पर्यटकों को टारगेट किया गया है। वहां के खुद के लोग भी रो रहे हैं। पहली बार इन 40 इयर्स वहां के जो लोग हैं, वहां पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने सबने साथ में मिलकर आके एक शटडाउन का कॉल दिया है। आतंकवादियों ने ऐसे बिहेव किया जैसे हिंदू होना कोई जुर्म है और उसकी सजा है मौत। और यह सीधा सीधा एक कम्युनल जीनोसाइड है। जिस तरह 1971 में बांग्लादेश के हिंदू गांव का कत्लेआम किया गया था या 1990 में कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया था, वैसे ही एक बार फिर हिंदुओं का खून बहाया गया है और हमलावरों ने इसमें कोई भी रहम या इंसानियत नहीं दिखाई। तीसरा सवाल दोस्तों कि इस हमले का आखिरकार मकसद क्या था। दोस्तों कश्मीर में ऐसा टूरिस्ट हमला पिछले काफी सालों से नहीं हुआ था, तो अचानक ये हिंदू पर्यटकों को ही क्यों निशाना बनाया गया। इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जो बदले की आग जल रही थी। दोस्तों जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद देश ने देखा कि वहां धीरे धीरे शांति और विकास लौट रहा था। यह बात पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही थी। बीवाई राघवेंद्र, जिनके शहर के मंजुनाथ इस हमले में शहीद हुए, उन्होंने कहा कि 370 के बाद सुरक्षा बढ़ी, नॉर्मलसी वापस आ रही थी, लेकिन आतंकवादी इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वो हिंदू पर्यटकों को टारगेट भी कर रहे हैं। आप जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है इसका टाइमिंग भी देखिए। जेडी वैंस वाज इन इंडिया। दूसरा, कुछ ही दिनों में वंदे भारत विच वाज वन ऑफ द हिस्टोरिक मूवमेंट, वो जम्मू से कश्मीर के लिए शुरू होने जा रही थी, जो वहां की मोबिलिटी, वहां की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कितना बेहतर कर देती। अब जो ये बदले की कड़वाहट है, क्योंकि कश्मीर में भारत का परचम दोबारा लहराने लगा, वहां पंचायत से लेकर डीडीसी इलेक्शंस तक लोकतंत्र जमने लगा और अनपढ़ आतंकवादियों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि वहां के लोग खुशहाल हो रहे हैं। यहां पे दोस्तों ध्यान देने लायक बात यह भी है कि यह हमला एक महज कोइंसिडेंट नहीं था। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में एक तकरीर में कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग यानी कि जगलर वेन बताकर काफी जहर उगला था। 16 अप्रैल को कासिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर हमारी शाहरग थी और रहेगी। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी जद्दोजहद में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और यह सीधा सीधा हिंदुस्तान को धमकी थी कि पाकिस्तान कश्मीर को अपनी रग समझता। अब इस भड़काने वाले भाषण के कुछ ही दिन बाद पहलगाम में हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हो गया। क्या यह संजोग है? हरगिज नहीं। यह पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है जिसे वो कश्मीर को फिर से जलाना चाहता है।
और मुनीर ने अपनी स्पीच में हिंदुओं और मुसलमानों में जमीन आसमान का फर्क बताया। टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया, उसको फिर से जोर दिया। जब पाकिस्तान का सेना प्रमुख खुद एंटी हिंदू जहर घोल रहा हो तो उसके नीचे के आतंक गिरोह तो उसके खुश करने के लिए हमला करेंगे ही ना। एंड वाई वर वी नॉट रेडी फ्रॉम दिस? ये हमला उनके लिए भी एक मैसेज था। अभी पाकिस्तान कहना चाह रहा है कि 370 हटाने से क्या हुआ, अब भी कश्मीर में हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ा सकते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों डेमोग्राफिक चेंज का बेहुदा प्रोपेगेंडा। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इसने सोशल मीडिया पर बोला है कि कश्मीर में बाहर से 85,000 लोग लाकर बसाए गए हैं, जिनसे यहां की आबादी का फर्क बदल रहा है और इसीलिए उन्होंने यह हमला करा। यानी उनकी नफरत का बहाना यह है कि बाकी हिंदुस्तानी जो उनकी नजर में घुसपैठिए हैं यहां आ रहे हैं। असल में दोस्तों टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही एक शैडो नेम है। भारत की एजेंसीज ने पक्का किया है कि टीआरएफ पाकिस्तान बेस्ड लश्कर और हिजबुल जैसे लोगों का ही फ्रंट है। पाकिस्तान इस तरह नया नाम देकर लोकल अपराइजिंग का नाटक करता है, पर हकीकत यह है कि कमांड रावलपिंडी से ही आती है। टीआरएफ ने सीधा हिंदू को टारगेट करने की धमकी पहले भी दी थी। 2022-23 में इन्होंने कश्मीरी पंडितों, माइग्रेंट वर्कर्स को भी मारा ताकि कश्मीर में खौफ बना रहे और कोई बाहर से आदमी आए तो वो डर के आए। यह हमला उसी नफरती सोच का एक कदम और आगे है, सीधा टूरिस्ट स्पॉट पर कत्लेआम। साफ है दोस्तों, इस हमले का मकसद हिंदुस्तान से बदला, कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना और दुनिया का ध्यान खींचकर भारत को नीचे दिखाना है। सुरक्षा के विश्लेषक सी उदय भास्कर ने भी कहा कि आतंकवादी दो बड़े लक्ष्य लेकर चले, एक कश्मीर मुद्दे पर दुनिया का ध्यान जाए और दूसरा भारत पाकिस्तान के बीच तल्खी बढ़े। पहला लक्ष्य तो उन्होंने हासिल कर लिया क्योंकि अब यह खबर दुनिया भर में जा चुकी है। उन्हें मालूम है कि इतने बड़े हमले के बाद इंडिया रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, जिससे दो मुल्कों में टेंशन होगी। पाकिस्तान आजकल खुद बड़ी मुश्किलों में है, आर्थिक संकट चल रहा है उनके वहां, इंटरनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है और एक बार फिर से जिहाद इन कश्मीर के नारे के अंदर सबको एकजुट करना चाहते हैं। ये एक पुरानी चाल है उनकी। जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात खराब होते हैं वो कश्मीर में आतंक को तेज कर देते हैं ताकि खुद के लोग भारत को दोषी मानकर अपनी सरकार के साथ जुड़े रहें। देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि वॉज इट स्टे नहीं देखिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है कि वॉज इट अ फेलियर ऑफ द इंडियन स्टेट। देखिए सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हम सोचते हैं कि आखिर हमारे ही देश में हमारे लोगों को इस तरह कैसे मार दिया गया। कश्मीर जैसा हैवी मिलिटराइज्ड जोन जहां कदम कदम पर आर्मी है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, कैसे 4-5 आतंकवादी बंदूक लेकर पहाड़ी चढ़ गए और टूरिस्ट पर हमला कर दिया। यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी चूक नजर आती है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और केंद्र की एजेंसी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट की सुरक्षा पक्का क्यों नहीं करी। पल्लवी जिनके पिता मंजुनाथ की हत्या हुई, उन्होंने रो रो कर कहा कि हमले के वक्त वहां कोई आर्मी का जवान मौजूद नहीं था। सोचिए पहलगाम की ऐसी जगह जो अमरनाथ यात्रा का भी बेस रूट है, वहां उस दिन एक भी सिक्योरिटी पर्सोनल नहीं था जो तुरंत वहां पे जवाबी कार्रवाई कर सकते। पुलिस भी लोगों के मरने के 20 मिनट बाद पहुंची, जब तक आतंकी वहां से आराम से जंगल का फायदा उठा के भाग चुके थे। और ये इंटेल का फेलियर भी है, डिप्लॉयमेंट का फेलियर भी है। क्या हमारी एजेंसीज को कोई खबर नहीं थी कि भाई ऐसी प्लानिंग हो रही है। कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों से हलचल बढ़ी हुई थी। अप्रैल की शुरुआत में कुछ एनकाउंटर्स भी हुए थे जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी बढ़ रही थी और यह बात अटैक के अगले ही दिन फिर साबित हुई जब बारामुल्ला के उरी सेक्टर में 2-3 आतंकियों को एलओसी पार करते हुए पकड़ा गया और मार दिया गया। अब सवाल यह है कि जब आर्मी को पता था कि बॉर्डर से घुसने की कोशिश हो रही है, और अगर आप सीजन को भी देखो तो वो पर्यटकों का सीजन आने वाला है, यहीं से तो सीजन की शुरुआत होती है, तो क्या यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि अंदर भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। फिर क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें आईबी है, आरएंडएडब्ल्यू है, उन्होंने कोई एडवांस वार्निंग नहीं दी, और अगर दी तो लोकल पुलिस ने उसके हल्के में ले लिया। जिस तरह से आतंकियों ने खुलेआम गोलियां चलाई, लगता है उन्हें विश्वास था कि उनको तुरंत टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। अब यह सोच बन कैसे गई, वो मेजर सवाल है। क्या हमारे इंटेल नेटवर्क कहीं लीक या फॉल्ट तो नहीं है जो आने वाली मुसीबत को पकड़ नहीं पाए, या क्यों यह जगह वही जगह थी जहां पे 8 आईबी के ऑफिसर्स जो थे वो अपनी छुट्टियां मनाने आए थे, जिनमें से 1 को मार गिराया गया एंड 7 आर क्रिटिकली इंजर्ड। देखिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 19 अप्रैल को ही श्रीनगर में दावा किया था कि जेएंडके में अलगवाद और आतंकवाद का कोई भविष्य नहीं है, अमन और चैन का दौर है। सिर्फ 3 दिन बाद आतंकियों ने उस अमन को गोलियों से छेद दिया। जहां एलजी डेली प्रेस रिलीज में रिकॉर्ड टूरिज्म गिनाते नहीं थकते, वहीं उनके प्रशासन ये टूरिज्म सेफ रखने में फेल हो जाता है। जेएंडके पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी एक स्पॉट चुनकर आते हैं और 25 से ज्यादा लोगों को मार के निकल जाते हैं।
होम मिनिस्टर अमित शाह मामले के अगले ही दिन तुरंत श्रीनगर पहुंच गए, वहां रिव्यू मीटिंग की। लेकिन सवाल यही है कि यह रिव्यू पहले क्यों नहीं हुआ? क्या कश्मीर प्रशासन विंटर के बाद पीक सीजन शुरू होते ही अपनी तैयारी नहीं बढ़ा सकता था? यहां तक कि कश्मीर के लोकल लोगों का भी यही कहना है कि सरकार को इस बात का पहले से अंदेशा होना चाहिए था। और वहां के कुछ अखबारों ने अगले ही दिन अपना फ्रंट पेज ब्लैक छापकर सुरक्षा की व्यवस्था की नाकामी के अगेंस्ट प्रदर्शन भी किया। हमें अपने नेताओं को, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करके यह सवाल पूछना होगा। जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और भारत की एजेंसीज को जवाब देना होगा कि ऐसे कैसे हमारे लोग मर गए। इंटेलिजेंस और ग्राउंड कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ क्यों रही? अगर कोई स्लीपर सेल्स हैं लोकल एरिया में जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की, तो उनको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलेगी, हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इंडिया वांट इट राइट नाउ। अगला सवाल दोस्तों कि भारत को अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, अब सिर्फ कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा, करारा जवाब देना पड़ेगा। यह आवाज हर तरफ से उठ रही है, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, गली मोहल्ले, सब जगह। अब इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। एक्टर संजय दत्त ने भी एक पोस्ट में लिखा कि दे किल्ड आवर पीपल इन कोल्ड ब्लड एंड दिस कैन नॉट बी फॉरगिवन, वी नीड टू रिटेलिएट। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि देश की जनता अब बलिदान और इंतजार नहीं, बदला चाहती है। हमारी सेना ने भी इस बात को समझा है। पीएम मोदी ने अपनी सऊदी अरेबिया ट्रिप को छोटा करके वापस आकर तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एनएसए अजीत डोवाल और आर्मी चीफ्स और आईबी सब हैं। और यह तय है कि भारत कुछ बड़ा प्लान जरूर करेगा। देखिए, पाकिस्तान को प्रेजेंटली यह याद दिलाने की जरूरत है कि हम 2016 और 2019 की तरह उनके घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। याद हो तो उरी अटैक 2016 के बाद भारत ने सर्जिकल अटैक्स करे थे। एलओसी के उस पार टेरर लॉन्च पैड्स को उड़ा दिया था। उसके बाद पुलवामा 2019 के बाद हमारे वीर पायलट्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उनका सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को मिट्टी में मिला दिया था। और आप सोचते हो कि अब 2025 में पहलगाम जैसे हमले के बाद क्या हम लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। शायद सिर्फ एक स्ट्राइक भी काफी ना हो, इस बार तो घुसकर कई कैंप एक साथ बर्बाद कर देने चाहिए। पाकिस्तान को महसूस होना चाहिए कि हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक के खून की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और इस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को भी यह ध्यान रखना होगा कि केवल बॉर्डर पर स्ट्राइक करके अपने हाथ नहीं झाड़ लेना। पीओके में पल रहे टीआरएफ लश्कर की लीडरशिप को चुन चुन कर निशाना बनाना होगा, चाहे फिर वो सर्जिकल कमांडो की रेड्स के जरिए हो, एयर स्ट्राइक्स के जरिए या कवर ऑप्स, जो भी रिक्वायर्ड हो। अब देरी नहीं करनी होगी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद कहा है कि हम इन पर सबसे कठोर एक्शन लेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ये शब्द अब ग्राउंड एक्शन में तुरंत दिखने चाहिए। आर्मी को पूरी छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने टारगेट को फिक्स करें और अपने बदले को पूरा करें। कश्मीर के अंदर भी एनआईए और सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट ऑपरेशंस चल पड़ी। सर्च ऑप्स शुरू हो गए हैं, जिससे बचे हुए आतंकवादी पकड़े या मारे जा सके। अब कल ही 2 आतंकवादियों के स्केचेस भी रिलीज करे गए हैं। अभी एक फोटो भी वायरल हो रही है जिनमें वो 4 के 4 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे जल्दी से जल्दी उनकी पहचान हो और उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। ये तेज तलवार चलती रहनी चाहिए जब तक आखिरी मुजरिम नहीं पकड़ा जाता। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर एक चीज और करनी होगी, वो है ग्लोबल नैरेटिव को सही। बहुत बार देखा गया कि वेस्टर्न मीडिया या कुछ इस्लामिक नेशंस ऐसे हमलों को डाइल्यूट करके दिखाते हैं। दोस्तों, अभी भी कुछ इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स इसको सिर्फ टूरिस्ट अटैक कह रहे होंगे, ये मेंशन किए बिना कि हिंदूज को टारगेट किया गया। हमको जोर देना होगा कि यह हिंदू विरोधी अटैक था, एक तरह से हिंदू फोबिक हेट क्राइम था। दुनिया भर में अगर किसी और धर्म के लोगों के साथ ऐसा होता तो बाय नाउ हर जगह कंडेमनेशन रेजोल्यूशंस आते। पर हिंदुओं की हत्या पर बहुत से ग्लोबल ह्यूमन राइट कमीशन जो अपने आप को चैंपियंस बुलाते हैं, उनकी जुबान सिल जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स और नहीं चलेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इस घटना को अनएक्सेप्टेबल जरूर कहा है, लेकिन बस इतना कहना काफी नहीं होगा। हमें यूएन और सब प्लेटफॉर्म्स पर कहना होगा कि टारगेटेड किलिंग ऑफ द हिंदूज को वैसी ही सीरियसनेस से लिया जाए जैसे कोई एथनिक या रिलीजियस क्लिंजिंग का केस लिया जाता है। पाकिस्तान बार बार इस्लामोफोबिया का रोना रोता है, पर यहां हिंदू फोबिया खुलेआम दिख रहा है। इसके बाद ओआईसी दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, क्या वो इस वक्त के ऊपर एक भी शब्द बोलेगी? द आंसर टू दैट इज नो। तो दोस्तों, इस टाइम के ऊपर भारत को खुद ही हर प्लेटफॉर्म के ऊपर गरजना पड़ेगा कि हिंदू जीवन की कीमत भी उतनी ही है जितनी किसी और की। हमें इसे डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हैंडल करना होगा। भारत तुरंत यूएन, यूएस, फ्रांस सबके सामने यह मुद्दा उठाए कि देखो कैसे पाकिस्तान अब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चला रहा है। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल्स में फिर से हमें यह मामला जोर शोर से उठाना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से निकलकर फिर से एक बार ब्लैकलिस्ट होने लायक काम कर रहा है।
तो हमें वहां भी इसको जल्दी से पुश करना चाहिए। यूएसए को हम अपने सबूत दिखाएं कि आपके मेजर नॉन नेटो अलाई ने फिर से हथियार उठा लिए हैं, और वो भी हिंदू सिविलियंस के खिलाफ। अब आप क्या कहोगे? देखिए, अमेरिका प्रेजेंटली अगर आप देखो तो अभी हमारे साथ नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बहुत ही डिस्टर्बिंग बताया और कहा है कि यूएस स्टैंड स्ट्रांग विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन आप वही हो जो पाकिस्तान को F-16 का ऑफर दे रहे थे। ट्रंप ने मोदी जी को कॉल करके कंडोलेंसेस दिए और पूरा सपोर्ट भी दिया। यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति है वेस्ट के टॉप लीडर्स के पास, हमें इसे डिप्लोमेटिक कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा और उन्हें बोलना होगा कि जब थोड़े हालात सही होते हैं तो आप लोग ही सपोर्ट करते हो, वो बंद कीजिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी ऐसे मामलों में हमेशा खुले शब्द यूज करते हैं, उनसे भी हम सपोर्ट मांग सकते हैं। और टेररिज्म के खिलाफ इजराइल तो हमारे साथ है ही, उन्होंने हमेशा खुलकर भारत को आतंकी हमले के बाद सपोर्ट किया है। अगर आप एक पैटर्न भी एनालाइज करो, यह अटैक बिल्कुल वैसे था जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के लोगों के ऊपर अटैक करा था। लोग जो पार्टी कर रहे थे, यह भी वैसा ही अटैक था। निहत्थे लोग थे, वो घूमने आए हैं, पहाड़ी से उतरकर उनके ऊपर अटैक हो रहा है। दिस वॉज नॉट एनीथिंग लेस देन व्हाट हमास डिड। और इंडिया को भी इजराइल के जैसे इजराइल ने हमास के साथ करा, भारत को भी वैसा ही एक्शन लेना चाहिए। अब दोस्तों, इजराइल का तो हमें पता ही है, उसके एक्स पीएम हो या प्रेसिडेंट, सब भारत के साथ आतंक के मुद्दे पर खड़े मिलते हैं। रशिया भी आतंकवाद के मामले में हमारा पुराना दोस्त है। ओआईसी, इस्लामिक देशों ने इस हमले पर कोई खास टिप्पणी नहीं करी, जबकि कश्मीर में कभी कुछ उल्टा पुल्टा होता है, अक्सर झूठी खबर भी, तो ओआईसी बयान जारी कर देती है। पर यहां हिंदुओं की हत्या हुई तो ओआईसी चुप है। क्यों भाई? क्या हिंदुओं का जीवन कोई मायने नहीं रखता? यह उनका दोगलापन यानी उनकी हिपोक्रेसी है जिससे हमें मुकाबला करना है। टर्की जैसा देश जो अक्सर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता है, वो भी शायद चुप ही रहेगा या फिर न्यूट्रल बना रहेगा। चाइना खुद पाकिस्तान का यार है, तो उससे कोई आशा करी नहीं जा सकती। वो इस पर हमारी सपोर्ट के ऊपर कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि वो यूएन में हमारे प्रपोजल्स को ब्लॉक करेगा। पर यह सब देखकर हमें हिम्मत नहीं हारनी। दुनिया के जिम्मेदार देश जानते हैं कि भारत सही साइड पे है। फ्रांस ने 2019 में भी हमें यूएन में जाकर कहा था कि हिंदुस्तान पर हमले एक्सेप्टेबल नहीं है, और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को बैन करने में हमारी मदद करी थी। आज फिर से फ्रांस और सबको देखना है कि पाकिस्तान की धरती से पलने वाले ये लश्कर और टीआरएफ क्या गुल खिला रहे हैं। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की बात करने वाले अगर अब भी नहीं जागेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और हम ये इस बार अगर आपने नहीं करा तो इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट करेंगे। खुद इजराइल में सिविलियंस पर जब हमले होते हैं तो पूरा वेस्ट खड़ा हो जाता है। इंडिया एक्सपेक्ट करता है इस टाइम के ऊपर कि आप वैसे ही इस बार स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दो। अब दोस्तों, ये सब चीजें जानने के बाद एक और बड़ा एस्पेक्ट है, और वो है इस हमले के पीछे की टाइमिंग और जगह को चूज करना, क्योंकि उसके पीछे कारण है इकोनॉमी का। इस हमले का एक बहुत बड़ा मकसद था कश्मीर की फैलती फुलती टूरिज्म इकोनॉमी की कमर तोड़ना। देखिए, पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। 2022 में 1.62 करोड़ लोग आए, जो 1947 के बाद का सबसे बड़ा नंबर था। फिर 2023-24 में यह नंबर और भी बढ़ गया। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 2024 में लगभग 2.3 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए, जो एक नया रिकॉर्ड है। इनमें काफी संख्या कश्मीर वैली में आने वाले लोगों की थी। सिर्फ वैष्णो देवी या जम्मू की नहीं, बल्कि श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम जैसे स्पॉट्स पर लोग उमड़ रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद ये मौके पर नंबर्स गिनाए और कहा है कि टूरिज्म इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ नॉर्मेल्सी एंड पीस इन कश्मीर। अब ये बात आतंकवादियों से क्यों बर्दाश्त नहीं हुई? क्यों उनको डर का राज खत्म नहीं? अब सवाल है कि ये बात आतंकवादियों से क्यों बर्दाश्त नहीं हुई होगी? क्योंकि उनके डर का राज खत्म हो रहा था। जब लोग ढेर सारे आने लगे तो होटल्स फुल होने लगे, शिकारा वाले पैसे कमाने लगे, फूलों के बाग खिल उठे, तो आतंक की स्याही जो थी वो फीकी पड़ रही थी। लोग कहने लगे थे कि देखो, अब कश्मीर में चैन है, तभी तो दुनिया भर से लोग घूमने आ रहे हैं, और ये चीज दुश्मनों को चुभने लगी थी। इसीलिए उन्होंने सबसे नाजुक नर्व को हिट करा, टूरिज्म स्पॉट पर खून बहा दिया। पहलगाम दोस्तों एक प्राइम टूरिस्ट लोकेशन है, जहां हर टूर इटनरी में लोग जाते ही हैं। अप्रैल के महीने में वहां बहार का मौसम होता है, खिलता हुआ स्प्रिंग होता है, चारों तरफ सब्ज मीडोज और फूल, हजारों लोग आते हैं स्प्रिंग देखने। और इसी पीक सीजन को चुनकर आतंकवादियों ने हमला किया ताकि डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो। अब इस हमले के तुरंत बाद इसका असर भी दिखने लगा। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट रॉफ ट्रेमो ने बताया कि यह हमला टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है। पिछले कुछ सालों से अमन की वजह से यह सेक्टर ग्रो कर रहा था, पर अब हमारे पास टूर कैंसलेशंस की बाढ़ आनी शुरू हो गई है।
ये बातें सुनकर कितना दुख होता है। जो कश्मीरी लोग शिकारा चलाते हैं, होटल में काम करते हैं, पोनी राइड्स कराते हैं या खच्चरों के ऊपर लोगों को घुमाते हैं, उनकी सबकी रोजी रोटी के ऊपर लात मार दी इन आतंकवादियों ने। ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, कश्मीर की अर्थव्यवस्था के खिलाफ भी एक जंग है, एक तरह का आर्थिक आतंकवाद। आप खुद सोचिए, कश्मीर के आम लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान किसने करवाया? पाकिस्तान ने। एक तरफ वो कहते हैं कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, और दूसरी तरफ उनके भेजे आतंकवादी उसी कश्मीरी जमीन पर खून बहा रहे हैं, टूरिज्म को तबाह कर रहे हैं, कश्मीरी लोगों का खुद का नुकसान कर रहे हैं और कश्मीरियों को मार रहे हैं। उनसे उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। पहलगाम के ट्रेड यूनियंस ने अगले ही दिन पूरे कश्मीर वैली में शटर डाउन हड़ताल बुलाई और इस हमले के विरोध में उनका यह एक्शन था। कश्मीर के दुकानदार, व्यापारी, आम नागरिक सब सड़कों पर उतर आए कैंडल मार्च के लिए और कहा कि हम इस आतंक के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये हमले ऐसे ही दोबारा होते रहे तो उनकी इकोनॉमी 1990 वाले अंधेरे में वापस चली जाएगी। तब 90s में भी आतंकवादियों ने टूरिस्ट को मारकर, होटल्स को जलाकर टूरिज्म को खत्म कर दिया था और कश्मीर को बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया। वो 2 डिकेड्स कश्मीर के लिए द 2 लॉस्ट डिकेड्स के नाम से जाने जाते हैं। और अब जब बड़ी मुश्किल से नॉर्मलसी आई थी, फिर इन दरिंदों ने वैसे ही कारनामे शुरू कर दिए। ये एक स्ट्रैटेजी भी है उनकी। भारत सरकार ने टूरिज्म को पीस का मैट्रिक बताया, तो अब वो शायद उसी को बर्बाद करेंगे ताकि वो दिखा सके कि देखा, यहां पीस नहीं है। केंद्र सरकार ने मई 2023 में श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कराई थी, जिसमें दुनिया के 60 डेलीगेट आए थे और वो भारत की डिप्लोमेटिक जीत थी कि इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कश्मीर में हो रहा है। और पाकिस्तान उस इवेंट को भी स्पॉइल करने पे तुला था। उन्होंने बॉयकॉट किया था और चाइना, सऊदी को जाने से मना भी किया था। अब लेकिन इसके बावजूद ये इवेंट सफल रहा। शायद इसी का बदला लेने के लिए अब उन्होंने खुद टूरिज्म पे वार किया है। दे वांट टू शो दैट कश्मीर इज अनसेफ, सो दैट नो इंटरनेशनल इवेंट और टूरिस्ट कम्स नेक्स्ट टाइम। लेकिन दोस्तों, ऐसे टाइम के ऊपर इस हमले ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़े बिना मिलकर, एकजुट होकर बाहरी दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। यह टाइम है पूरे भारत के एक होने का। हर भारतीय को चाहिए कि देश में हो या विदेश में इस हिंदू फोबिक अटैक के खिलाफ बोलना होगा। जो लोग चुप हैं, उनकी खामोशी आतंकवादियों को शायद लाल सिग्नल देती है कि भारतीयों का खून सस्ता है। अब वो साइलेंट मॉडरेट लोग चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, अपनी आवाज बुलंद करें। खासकर वो मुसलमान भाई बहन जो खुद को अमन पसंद कहते हैं, उन्हें खुल के कहना चाहिए कि हमारे नाम पर मासूमों का कत्ल मत कीजिए। कश्मीर के काफी मुसलमान नौजवान और बुजुर्ग इस हमले से नाराज हैं। वो रो रहे हैं। उन्होंने रोड पर निकल के प्रोटेस्ट भी किया। कुपवाड़ा जैसे इलाके में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगते हुए कैंडल मार्च भी निकाला गया। और ये तस्वीरें जो है, ये दिल को छू लेती हैं अगर आप देखो तो। अब ऐसे ही हर शहर में सेक्युलर आवाजें होनी चाहिए जो क्लियर बोलें कि हम आतंक के साथ नहीं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं। अगर ऐसा होता है तो आतंकवादियों का मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि उनके अपने लोग ही उन्हें ठुकरा देंगे। नेताओं और लोगों से अपील है कि मेहरबानी करके इस पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम बंद करो। सीधा टेररिज्म को कंडेम करना चाहिए। कहीं ऐसे लोग ना निकल आए जो कहें ये तो कश्मीरी लोगों का रिएक्शन है 370 को लेकर, या फिर गरीबी बेरोजगारी की वजह से आतंकवादी बने। ये बकवास सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। जो गोली चला के बच्चों के बाप को मारते हैं वो ना गरीब होते हैं ना मजबूर, वो सिर्फ आतंकवादी कातिल हैं। हमें अपने नौजवानों को भी जगाना होगा। आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया तक सीमित, हैशटैग चलाकर या डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर बस एक परफॉर्मा सिंपैथी दिखा के भूल जाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक नेशनल मूवमेंट की जरूरत है। जैसे हम इंडिपेंडेंस फाइट के लिए सब जुड़े थे, वैसे ही अब एक वॉर अगेंस्ट टेरर को जन आंदोलन बनाना होगा। यह हमारे फ्यूचर का सवाल है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को कोई और मंजूनाथ और विजय और प्रशांत अपने परिवार के सामने गोलियों से छल्ली हो जाएगा, और वो परिवार कभी हमारा भी हो सकता है। दोस्तों, अंत में एक बात बहुत जोर से कहना चाहूंगा। कश्मीर था, है और हमेशा भारत का अटूट अंग रहेगा। कोई पाकिस्तानी, कोई आतंकवादी की गोली, कोई सेपरेटिस्ट नारा इस हकीकत को बदल नहीं सकता। जो 26 हिंदुस्तानियों का खून पहलगाम की धरती पर गिरा है, वो वहां बेकार नहीं जाएगा। वो लाल रंग हमारे तिरंगे के केसरिया रंग को और ज्यादा गहरा करेगा, एक बलिदान के और शौर्य का रंग। अब भारत की सरकार और सेना पूरी ताकत से जिहादिस्ट आतंकवाद का सफाया करने की ठान ले, और ये आवाज हर देशभक्त के मुंह से निकलनी चाहिए और कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, बल्कि अपने लोगों की जान की रक्षा का क्वेश्चन है। पूरा भारत एक सुर में ये मांगे कि पहलगाम के हथियारों को पकड़ो और मारो।
और उनके पीछे जिसने भी दिमाग लगाया उसको दुनिया के पर्दे पर उजागर कर। फिर चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे वो आईएसआई हो, सबको उसका इल्जाम मिलना चाहिए। आगे से एक भी गोली अगर सिविलियंस पर चलती है तो एक के बदले 50। ये सख्त लाइन हम भारतीय पकड़ सकते हैं जिससे दुश्मन डरेगा। ये बात कड़ी लग सकती है पर घुसपैठ और तंग की भाषा में जवाब देना इस टाइम जरूरी हो गया है। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कश्मीर को आतंक मुक्त करना ही होगा। जब तक आखिरी आतंकवादी या तो कब्र में ना चला जाए या जेल में सड़ ना जाए, तब तक यह मिशन अधूरा है। मिशन ऑल आउट इस नाम से पहले ही ऑपरेशन चल रहा था कश्मीर में 2017 से, जिसने काफी बड़ी सफलता भी दी। बड़े बड़े आतंकी कमांडर मारे गए, लेकिन अब शायद टाइम आ गया कि इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। हर गांव, हर शहर में सर्च ऑपरेशंस, हर सस्पेक्ट पर नजर, हर ओवरग्राउंड वर्कर को अरेस्ट, एकदम से फुल पर्ज की जरूरत है। यह बात कुछ लोगों को बड़ी कड़ी लगेगी, पर जिन्होंने इतना गंदा पाप किया है उनके लिए यह कुछ भी नहीं है। आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने कश्मीर को फिर से जन्नत बना के रहें। जो नर्क के कीड़े वहां पे बंदूक लेके घूम रहे हैं उन सबको मिटाया जाए और पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश चला जाए कि अब अगर एक भी हिंदू यात्री या किसी निर्दोष व्यक्ति को हाथ लगाया तो रावलपिंडी और लाहौर के घर भी सेफ नहीं रहेंगे। यह नया हिंदुस्तान है, अगर मजबूर किया तो घर में घुसता भी है और मारता भी है। हम अपने हर शहीद पर्यटक का बदला लेंगे और आखिर में उन 26 भाई बहन को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।